अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये क्लास 8 का स्कॉलरशिप का पास्ट पेपर हल करने का सिलसिला मैंने शुरू किया था। इसका पिछला 2023-24 का जो पेपर है वो उसका सेक्शन बी हल कर लिया था हमने, वो अपलोड कर दिया है। इसका सेक्शन सी है 2023-24 का जो मैथ का पेपर है। तो इसमें जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि आपको मैथ के मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी में हेल्प होती रहे आपकी। तो इसमें सेक्शन सी करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पैरामीटर लीविंग करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमारे पास सबसे पहले ये पता चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये एक स्क्वायर फ्रेम है जिसके 4 साइड्स, ये भी साइड एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये 4 साइड्स इक्वल है और चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हैं। अब गिवन हमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम का जो फार्मूला है वो है L × L। अब इन दोनों की इक्वेशन की लेफ़्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट साइड भी इक्वल होगी। दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि इसको यानी इस फार्मूले को हल किया गया, L × L लेंथ ऑफ स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास 250 उसका एरिया आया। L × L स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर हम तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 250 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। 250 क्योंकि डेसिमल प्लेस में कहा है, इसका 250 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, डेसिमल में आएगा, इसलिए इसका हम इसको डिवीजन मेथड्स करेंगे। राइट साइड से पेयर बनाया, ये 2 सिंगल है, 1 1 1 आ जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। ऊपर से 50 जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा, ये 150 बन जाएगा। बाय मेथड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 आए या 15 के नियरेस्ट आए तो 2 7 14 होता है, लेकिन 27 7 करेंगे तो वो आपका 150 से ग्रेटर आएगा, इसलिए 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। 150 में से 125 माइनस किया 25 आ गया। अब 1 डेसिमल प्लेस तक करना है इसलिए डेसिमल के बाद 0 लगा लिया, 2 0 लगाया, 1 पेयर ऑफ 0 लगा लिया, वो 1 पेयर ऑफ 0 नीचे आ जाएगा, ऊपर भी डेसिमल लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को डबल किया, 5 को डबल किया, 5 को डबल करेंगे 2 5 10 और 1 या 1 कैरी होगा और 2 में ऐड होगा 3 हो जाएगा। यानी इसको जब डबल करना है 25 को पूरे 25 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, जस्ट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 1 कैरी हुआ, 1 + 2 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 25 आए, यह 25 के नियरेस्ट आए। 3 8 24 होता है और 308 8 हमारे पास 2464 आ जाएगा। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास की लेंथ आ गई। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4L। तो लेंथ हमारे पास 15.8 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 63.2 सेंटीमीटर इसका जो है पैरामीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो पहला पार्ट इस तरह हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या गिवन है, उसमें हमारे पास गिवन है आलिया माहा सुंदस शेयर ₹12,000। आलिया माहा और सुंदस ने एक कंबाइंड बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें आलिया ने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की, माहा ने 15,000 की इन्वेस्टमेंट की, सुंदस ने 18,000 की इन्वेस्टमेंट की रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि आलिया ने 12,000 की, माह ने 15,000 की और सुंदस ने 18,000 की। आफ्टर 5 मंथ के बाद माह टुक हर मनी बैक, माह ने उस इन्वेस्टमेंट से, उस बिज़नेस से अपने पैसे वापस ले लिए। एट द एंड ऑफ 10 मंथ, जब 10 महीने गुजरे तो उनको उस बिज़नेस में नुकसान हुआ 18,750 का। हमने हर एक का जो बिज़नेस उसमें लॉस में शेयर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हमने टोटल लॉस हमारे पास 18,750 है। उसके बाद इसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उनका रेशोज़ फाइंड करेंगे। आलिया माहा सुंदस की इन्वेस्टमेंट है 12,000 है, 15,000 है, 18,000 है। अब ये इक्वल टाइम के लिए होती तो हमें इसमें कोई इस तरह जो इनकी जो ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें अपने ऊपर लिखा पड़ा कि माह ने आफ्टर 5 मंथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो वापस कर ली। तो इसलिए टोटल जो ड्यूरेशन था उनका 10 मंथ का था। तो आलिया के इन्वेस्टमेंट को 10 से मल्टीप्लाई किया, वो 120,000 हो गया। माह की इन्वेस्टमेंट को
क्योंकि उसने 5 मंथ तक सिर्फ किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 75,000 हो गया, और सुंदर्स की इन्वेस्टमेंट को 10 से मल्टीप्लाई किया 180,000 हो गया। इसमें 3 के साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने 5 पे इसको सिंप्लीफाई कटिंग की, तो 5 24,000 होता है 125, 15,000 75 होता है, और 5 36,000 180 होता है। उसके बाद फिर 3 पे कटिंग की, 3 8 24, 3 5 15, 3 12 36। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ रेशियोज लेंगे। 8 जो तीनों रेशियोज है 8 + 5 + 12 लिया, वो हमारे पास आ गया 25। उसके बाद आलिया शेयर इन लॉस। अब आलिया का शेयर लॉस में फाइंड करना है। टोटल ऊपर आलिया का शेयर आएगा, नीचे सम ऑफ रेशियो आएगा 25, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो लॉस है 18,750। तो इस पे कटिंग की हमने, 5 पे कटिंग की, फिर 5 पे कटिंग की, तो 25 1 25 और 25 750 18,750 होता है। और फिर 750 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6,000 आ गया। इस तरह माह का शेयर इन लॉस 5/25 होगा, और इसमें कटिंग की तो वही 25 1 25 25 750 18,750 होगा, और 750 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3,750 आ जाएगा। और लास्ट में सुंदर शेयर इन लॉस 12/25, और उसी तरह कटिंग करते हुए हमने ये 9,000 इसका शेयर जो है फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ को। डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। डिमॉर्गन लॉ गिवन है A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर H तक, ऑल अल्फ़ाबेट्स हैं। A आपके पास A से लेकर D तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो B है वो आपका E F G H है। यूनिवर्सल सेट, अब इसमें हमें प्रूफ करना है A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A यूनियन B लेंगे। A सेट आपके पास है A B C D, और यूनियन का साइन आया, और B सेट है E F G H। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो A में भी हो और B में भी हो, जो A में हो या B में हो या दोनों में हो, ठीक है ना। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो कि एलिमेंट्स A में हो वो भी आएंगे, जो B में हो वो भी आएंगे, जो दोनों में हो वो भी आ जाते हैं। तो कंबाइन करके इसको हमने A B C D, ये इसमें थे ये भी आ गए, A को बिलोंग कर रहे थे, और E F G H B में बिलोंग करते ये भी आ गए। इसके बाद हमारे पास इसमें हमने A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। तो इसमें पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, A से लेके H तक सारे एलिमेंट आ गए, फिर माइनस का साइन आया। A यूनियन B के भी सारे एलिमेंट्स A से लेके H तक है। यूनिवर्सल सेट में अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश A से लेके H तक है, और A यूनियन B में A से लेके H तक है। तो यूनिवर्सल सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि A यूनियन B में ना हो। तो इसका मतलब है इसका सेट क्या होगा, आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इस तरह ये एम्प्टी सेट लिख के उसके अंदर ये साइन भी डाल देते हैं, ये लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता। या आपके पास ये लिखें या इस तरह लिखें, या फिर सिर्फ ये जो है सिंबल डालें, तो दोनों डालेंगे फिर वो एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं होता। अब इसकी जो राइट साइड है वो हमारे पास है A कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस A। इसमें यूनिवर्सल सेट पे लिखा हमने A B C D E F G H, और माइनस A हमारे पास है A B C D। अब इसके यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हमने जो इसमें नहीं है। कौन कौन से नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है और H नहीं है। ये एलिमेंट जो है A में बिलोंग नहीं करते। उसके बाद B कम्प्लीमेंट करना है हमने। B कम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस B। वंस अगेन हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, A से लेके H तक अल्फ़ाबेट्स है। उसके बाद इसमें जो है B है वो है E F G H है। इसके वो एलिमेंट लिखे जो इसमें नहीं है। वो कौन कौन से नहीं है, A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है। अब हमने इन दोनों सेट्स की A कम्प्लीमेंट की और B कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है। तो A कम्प्लीमेंट हमारे पास आया E F G H, और B कम्प्लीमेंट आया A B C D, और इसमें कोई एलिमेंट हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा, एक जैसे कोई नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो गया। इस तरह हिंस प्रूव हो गया कि हमारा A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के। तो इस तरह ये डिमॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 8वीं के हर पेपर में तकरीबन इंक्लूड होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है।
इसको अगर अच्छी तरह सीखेंगे, इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक सवाल इंशाल्लाह ज़रूर कर पाएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट था वो है वेरीफाई करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द सेट्स। अब इसमें आपके पास 3 सेट्स ए बी सी गिवन है। जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स है 90 से लेकर 110 तक ऑल नेचुरल नंबर्स। बी सेट जो उसके नंबर्स जो है उसके एलिमेंट 90 से लेकर 110 तक इवन नंबर्स, और सी जो है 91 से लेकर 109 तक ऑड नंबर्स है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये थी कि इसमें एसोसिएटिव वर्ड में बताया गया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर सेट्स प्रूफ करें। होती क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो नहीं गिवन थी। तो इसमें यानी ये भी बच्चों ने खुद लिखनी थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती क्या है। वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें जिस बच्चों को पता ही नहीं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन होती क्या है वो ये नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, डी मॉर्गन लॉज भी याद होनी चाहिए। जो बुक में 5th चैप्टर में सेट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ बाय नेम और उनकी सिंबॉलिकली दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट्स लेके 90 से लेकर 110 तक ऑड इवन नंबर, और सी आपके 91 से लेकर 109 तक ऑड नंबर्स हैं, और ये इवन है ये ऑड है। इवन और ऑड में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए इसकी इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करनी थी। ए हमारे पास 90 से लेकर 110 तक ऑल नेचुरल नंबर्स आ गए, और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया है। तो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट की जब भी किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमेशा एम्प्टी आता है। एम्प्टी सेट की जब भी किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन होता ही नहीं है, तो फिर उस सेट के साथ उसकी इंटरसेक्शन भी हमेशा एम्प्टी ही आती है। राइट साइड में ए इंटरसेक्शन बी पहले लेना है हमने, और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। अब ए हमारे पास 90 से लेकर 110 तक ऑल नेचुरल नंबर्स है, बी आपके 90 से लेकर 110 तक इवन नंबर्स है। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट बन जाते हैं। ये जो इवन नंबर है वो हमारे वो 90 से लेकर 110 तक, ये इसके इवन नंबर जो है ये इसके कॉमन आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 90 से लेकर 110 तक इवन नंबर आ गए। सी हमारे पास 91 से लेकर 109 तक ऑड नंबर्स है। अब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन है ये ऑड है। इवन और ऑड में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इसका बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ गया जो कि लेफ्ट साइड की इक्वल होता है। इस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है वेरीफाई हमने कर दी। तो ये क्वेश्चन इस तरह हम आप कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसमें है सम ऑफ टू नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स बाय एलिमिनेशन मेथड। ये अब दो मेथड है, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्वेश्चन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के 3 मेथड है, बल्कि 8th क्लास में एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड है। अब यहाँ जो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 35 है, जिनका डिफरेंस 13 है, तो लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने सपोज किया जो नंबर्स है वो क्या एक्स एंड वाई है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस उनका the sum of these two numbers which we are suppose x plus y, their sum is 35. So their sum is 35 and their difference is 13. X minus y is 13. So sum of these two numbers is 35 and this difference is 13. We say this equation number 1, this equation number 2. Elimination method is that we can equate, इसमें हम दोनों जो कोफिशिएंट होते हैं उनके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। अब इसमें ऑलरेडी इसमें दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। जब कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन अपोजिट हो तो दोनों इक्वेशनों को ऐड किया जाता है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, दूसरा वेरिएबल आ जाता है।
और अगर साइन भी एक जैसे तो फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ क्योंकि इसके y के कोफिशिएंट सेम है और उनका साइन अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल 35, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 48, 2 is multiplying with x, we want to remove this 2, therefore dividing both sides by 2, x is equal to 48 by 2 and x is 24. The value of x is 24. Now we want to put this value in any equation. किसी एक equation put करेंगे तो we get the second value of second variable. x plus y is 35, the value of x is 24, 24 plus y is 35, 24 is shifted to right hand side, it becomes negative, so y is 35 minus 24, y is equal to 11. In this way we are able to find the two numbers whose sum is 35 and whose difference is 13. So next part of question number 5 is construct a right angle triangle. Construction of a right angle triangle. इसमें हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABC, जिसमें AB 6.8 है और BC 8.1 सेंटीमीटर है और एंगल A जो है 90 डिग्री का है। इसमें सबसे पहले हमने AB लाइन ड्रा की 6.8 सेंटीमीटर, उसका स्टेप हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6.8 सेंटीमीटर, स्केल की मदद से 6.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। उसके बाद हमने क्योंकि A पर एंगल 90 है, A पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। A पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं पता है, मैं जैसे पहले ये कर चुका हूँ, वैसे अक्सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का काम मैंने पूरा चैप्टर कराया हुआ है 10th, उसमें एंगल बनाना आपने सीखे हुए। तो जहाँ जस्ट ये क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाते हुए पहले बना दिया था, तो इसलिए आपको पता है कि 90 कैसे बनाते हैं। कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर उतने ओपन रखते हुए यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रखते हुए एक और आर्क लगाएंगे, 120 का बन जाता है। फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, और जहाँ ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वहाँ से इस ए के साथ ज्वाइन कर सीधी एक रे ड्रा कर देंगे हम AX। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट A एंड ड्रा AX। उसके बाद हमारे पास जो BC है वो 8.1 है। अब हम कंपास को स्केल के साथ मैच करते हुए कंपास को 8.1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और A को सेंटर लेंगे। टेक A एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स AX को जिस पॉइंट उसने इंटरसेक्ट किया उसको हमने पॉइंट C का नाम दे दिया। लिखा इस तरह, टेक A एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट AX एट पॉइंट C। उसके बाद ज्वाइन C विद B, C को B के साथ ज्वाइन कर दें तो आपके पास ABC जो है रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है। स्फेयर क्या होती है? जो फुटबॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, जो हॉट बॉल है क्रिकेट की, ये स्फेयर है। स्वीट मिठाई है, स्वीट भी जो आपके गुलाब जामुन ये सब वो भी बॉल की तरह होते हैं, एक स्फेयर की फॉर्म होती है। उसका डायमीटर दिया गया, डायमीटर ऑफ स्फेयर शेप स्वीट दिया गया 14 मिलीमीटर है। उसका हमें पता है डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। रेडियस क्या होगा? d/2 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास 14/2 7 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसमें हाउ मच मटेरियल इज नीडेड फॉर द स्वीट, यहाँ लिखा भी है हाउ मच मिलीमीटर क्यूब मटेरियल। मिलीमीटर क्यूब हमें पता है हमेशा यूनिट होती है वॉल्यूम की, और इसका मतलब है स्वीट को बनाने का कितना मटेरियल चाहिए, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से ये आपने पिक करना है, मिलीमीटर क्यूब भी यूनिट है वॉल्यूम की, और मटेरियल रिक्वायर्ड नीडेड फॉर स्वीट मीन वी वांट टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। सो इसमें वी पुट द वैल्यूज, पाई इज 22/7, 4/3 22/7, r क्यूब है, देयरफॉर 7 × 7 × 7 millimeter cube. Unit of volume is always cube, so millimeter cube. 7 cancel with the 7, 4 × 22, 88. When we 88 multiply with 47, we get 4312, and in denominator 3 ones are 3. So now we divide 4312 by 3, we will get 1437.3 millimeter cube. This is the volume of material which is required for this spherical shape sweet.
The next the next part of question number 6 is B part. In this question, this is a mensuration question. This is a question related with cone. The area of the base of solid cone. Cone is a geometrical shape. This is a cone. The base area of cone is always a circular form. Base area of cone is given, and that is 154 centimeter square. And slant height. This is a slant height, and slant height of cone is given, that is 10 centimeter, which is represented by L. So we want to find its lateral area or curved surface area of cone. This one we want to find its lateral surface area. Lateral surface area formula for lateral surface area of cone is pi r L. We know the L is given and pi is constant, r is missing. We want to find r. How we can find r? Base area of cone is 154 centimeters square, and base of cone is always in circular form. So base area, the formula for the base area of cone is A is equal to pi r square. This we will get the value of 154 by calculating this by this formula. Therefore, both sides of these equations are equal. Left side equal, therefore right side are also equal. So pi r square should be equal to 154. We put the value of pi 22 by 7 multiply r square is equal to 154. We want to remove this 22 by 7. Therefore, we multiply both sides of its reciprocal. 22 reciprocal of 22 by 7 is 7 by 22. We multiply both sides by 7 by 22. 22 ones are 22, 22 ones are 22, 7 ones are 7. These are cancelled with each other, and 22 ones are 22 and 22 sevens are 154. Now 7 sevens are 49. R square is equal to 49. We want to remove this square, therefore we take square root on both sides. Square cancel with square root. R is equal to 49 square root is 7. So the radius of this cone is 7 centimeter. Now we want to find lateral area of cone, and the lateral area of cone formula is pi r L. The value of pi is 22 by 7, radius is 7, and length slant height is 10. The unit of area is always centimeter squares. So 7 cancel with 7, and 22 tens are 220 centimeter square. So lateral area, curved surface area of this cone, whose base area is 154 centimeter square and whose slant height is 10 centimeter is 220 centimeter square. The last question of section C of this chapter is simplify. This is from algebraic chapter number 6 related to algebra. 2x plus 1 bracket 2x minus 1 minus 2x minus 1 whole square. We want to simplify this. This is a very simple question. 2x plus 1, there are two terms. One term is this and the second term is this. 2x minus 1 whole square, this can be written two times. This is also we can expand by algebraic identity, but we can also write in this in two times. 2x minus 1 and 2x minus 1. There are two terms. One term is this, second term is this. Now we can take 2x minus 1 from these two terms. Here is 2, we take 2x minus 1 common, so here is 2x plus 1 and minus, put bracket in there in this case, and here is remainder is 2x minus 1. Now we multiply this minus within bracket. Minus multiply plus minus 2x minus multiply minus plus. Plus 2x and minus 2x cancel with each other, and 1 plus 1 2. By using commutative property of multiplication, we write this 2 initially. Now we multiply this 2 within the bracket. 2 into 2x 4x and 2 into minus 1 minus 2. In this way, this question easily we can simplify, and the answer is 4x minus 2. The second part of this question is factorization. We want to factorize 18x4 plus 108x square y square plus 162y4. This is factorization question, and the first step of factorization is always we should check
check what is common among the terms which are given. In this question 1, 2, 3 terms are given and the first coefficient is 18. So here is 18 and here is 108 and here is 162. So we should check, is it 108 is divisible by 18 and 162 is divisible by 18 or not. We use also, if you are not able to check it mentally, you can use calculator also. 18 ones are 18. When you divide 108 by 18, you will get 6. When we will divide 162 by 18, we will get 9. So we will get 18 common, and here is x4 plus 6x square y square plus 9y4. Now if we have this algebraic identity in our mind, the first term square a square plus 2 into first term into second term plus second term whole square, this is always equal to first term plus second term whole square. This is the expanded form of this algebraic identity, and this is the closed form of this algebraic identity. We can check it here. X4 is the square of x square and 9y4 is the square of 3y square. So this is a square and this is also square. The mid term is also in the form of 2ab. So x4 is a square of x square whole square and 9y4 is square of 3y square whole square, and this middle term plus 2 and the first term is x square and the second term is 3y square. When we multiply 2 with x square and 3y square, we will get 6x square y square. So we are only write these three terms in the form of algebraic identity. First term square plus 2 first term into second term plus second term whole square. So this is expanded form of this algebraic identity. By using this algebraic identity, we can write this in closed form, first term plus second term whole square. This can be also written in 2 times, x square plus 3y square bracket x square plus 3y square. In this way this chapter is completed. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, और इसके बाद नेक्स्ट भी उम्मीद है इंशाल्लाह मैंने पेपर बनाया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके अपलोड करूँगा। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि 8वीं की आपकी भरपूर जो है तैयारी हो सके।